लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। क्या आप सोच सकते हैं उस फीलिंग को जब पूरा देश आपको चाचा कहकर पुकारे, करोड़ों बच्चे आपके जन्मदिन पर गुलाब लेकर आए, दुनिया के बड़े बड़े लीडर आपकी बात सुनने के लिए बेताब रहे और फिर अचानक वही देश, वही लोग, वही संसद आपको घेरने लगे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को अब ना समझ आदर्शवादी कहा जाने लगा था। संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उन्हें गरीब देश का सबसे महंगा प्रधानमंत्री कह रहे थे और विपक्ष हर दिन उनकी पॉलिसीज पर हमला कर रहा था। तो कैसा था देश के पहले प्रधानमंत्री का आखिरी दौर? 1962 से 1964 तक के वो 2.5 साल चीन के साथ युद्ध के बाद क्या चल रहा था? क्या सोच रहे थे वो? कहते हैं किसी इंसान की असली कहानी उसके आखिरी दिनों में छिपी होती है और जवाहरलाल नेहरू की कहानी भारत की आजादी जितनी ही गहरी और भावुक है। क्या नेहरू उन आखिरी दिनों में अकेले पड़ गए थे और टूट गए थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना? याद है जिन्ना की वो खराब एम्बुलेंस जो पेट्रोल खत्म होने के कारण सड़क पर रुक गई थी। पाकिस्तान का संस्थापक अपने ही देश में अकेला मर रहा था और किसी को उनकी परवाह नहीं थी। या फिर क्या नेहरू की हालत बहादुर शाह जफर जैसी थी जिन्होंने रंगून की जेल में अकेले दम तोड़ा और लिखा, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार हो। या फिर नेहरू का अंत इन सब से अलग था? क्या उनके पास अब भी लोगों का प्यार था? क्या उनकी बेटी इंदिरा उनका सहारा बनी रही? क्या वो फ्रस्ट्रेटेड थे या फिर काम में डूबकर अपना दर्द भुलाने की कोशिश कर रहे थे? आज हम जानेंगे एक महान लीडर की उस इमोशनल जर्नी के बारे में जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। नेहरू के आखिरी 2-3 साल जब पॉपुलैरिटी और पावर का सूरज ढलने लगा था, तब सब क्या हो रहा था? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1963-64 के बीच नेहरू के शरीर ने थकना शुरू कर दिया। उनकी तबीयत बार बार खराब होने लगी। उनके नजदीकी लोग जैसे उनके सेक्रेटरी एमओ मथाई बताते हैं कि नेहरू अक्सर रात के 2 बजे तक फाइलों का काम निपटाते थे और 7 बजे फिर काम पर आ जाते थे। चीन युद्ध के बाद तो जैसे वो इस काम में डूबकर अपने दर्द को भुलाना चाहते थे। जनवरी 1964 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, तभी उन्हें हल्का सा स्ट्रोक आया। हालांकि बाहर सबको यही बताया गया कि ये बस एक थकान है, मगर सच ये था कि उनकी सेहत ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया था। स्ट्रोक के चलते उनके शरीर का बायां हिस्सा कमजोर पड़ गया, उनके बोलने की रफ्तार धीमी पड़ गई। ये सभी बातें जनता से छुपाई गई, पर जो करीब थे वो इन बातों से वाकिफ थे। नेहरू भी इस हाल में फाइलें देखते रहे, मीटिंग्स में जाते रहे, जैसे उन्हें डर था कि जरा सा आराम भी देश को कमजोर कर देगा। अब सवाल यह है कि क्या उनकी इन शारीरिक समस्याओं की जड़ें 1962 की हार से मिले उस जबरदस्त मानसिक तनाव में थी? इतिहासकार एस गोपाल नेहरू के बारे में लिखते हैं कि चीन की इस धोखेबाजी को नेहरू ने दिल पर ले लिया था। उन्हें लगा कि उनकी दशकों की पॉलिसी एक झटके में फेल हो गई। सत्ता के शिखर पर बैठा ये आदमी अपने आखिरी दिनों में अंदर से टूट चुका था। वो अब भी लीडर थे, पर उनकी आंखें जो कभी खूब चमकती थी, थकी हुई थी। 1960 से 64 का समय नेहरू जी की लाइफ का सबसे मुश्किल दौर था। इसे कई इतिहासकार ढलती शाम के साल कहते हैं। 50 के दशक वाली ताकत और एनर्जी अब उनके चेहरे से गायब थी। पर्सनल लाइफ में बहन विजया लक्ष्मी पंडित और भांजे बीके नेहरू का इमोशनल सपोर्ट था, मगर पॉलिटिकल अकेलापन बढ़ रहा था। पटेल उनकी मदद के लिए अब थे नहीं, क्योंकि वो 1950 में ही उनका साथ छोड़ चुके थे। उनके अपने दोस्त या तो उनसे खफा थे या उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। जब 1962 में चीन ने हमला किया तो ये सिर्फ मिलिट्री हार नहीं थी, नेहरू के पंचशील आदर्शवाद की हार थी, जिसका नारा था हिंदी चीनी भाई भाई। चीन को दोस्त मानने वाले नेहरू को अचानक लगा कि सालों का भरोसा चूर चूर हो गया। बड़ी बात यह है कि आजकल के नेता अपनी गलती नहीं मानते और दूसरों पर आरोप लगाने लगते हैं, पिछली सरकारों पर आरोप लगाते लगते हैं। उससे अलग नेहरू ने पूरी नैतिक जिम्मेदारी ली। रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा, मगर नेहरू का क्रिटिसिज्म काफी हद तक बढ़ गया था। इस टाइम तक आते आते संसद में विपक्ष इतना तीखा हो गया था कि नेहरू को संभालना मुश्किल हो गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो उन्हें एक गरीब देश का सबसे महंगा प्रधानमंत्री कह चुके थे। आचार्य कृपलानी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर उनके हर फैसले पर सवाल उठा रहे थे। जहां पहले नेहरू की बात सुनकर सब शांत हो जाते थे, वहां अब हंगामा हो रहा था।
इस मानसिक लड़ाई ने उनकी हेल्थ पर सीधा असर पहुंचाया। लगातार काम और दबाव के चलते ये हुआ कि 1963 आते आते उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। इस बिगड़ती सेहत के बीच में उन्हें कई बार डॉक्टर्स ने सलाह दी आराम करने की, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। उनके ऑफिस में दुनिया भर के कागजों का ढेर लगा रहता था। उन्होंने अपने रूटीन में कोई खास बदलाव नहीं किया, बस डॉक्टरों के कहने पर मॉर्निंग वॉक थोड़ी सी कम कर दी। लेकिन इसी बीच 1964 में उन्होंने भुवनेश्वर का दौरा किया। 8 जनवरी 1964 को जब नेहरू भुवनेश्वर में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करने उठे तो वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए और सामने की तरफ गिर गए। मंच पर बैठी इंदिरा गांधी ने दौड़कर नेहरू को उठाया। नेहरू के शरीर के बाएं हिस्से में पक्षाघात यानी लकवा हो गया था। अगले कुछ दिनों तक नेहरू उड़ीसा के राजभवन में रहे। उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई कि वो कांग्रेस के सम्मेलन में दोबारा जा सके। भुवनेश्वर दौरा एक तरह से रेड सिग्नल था। स्ट्रोक के बाद उनके चलने का अंदाज बदल गया और वो पब्लिक इवेंट्स में बैठने लगे। उनके हाथ कांपने लगे, जिससे उन्हें लिखने में भी दिक्कत हो रही थी। हालांकि जनवरी का अंत होते होते नेहरू इतने ठीक हो गए कि 26 जनवरी के रिपब्लिक डे समारोह में वो हिस्सा ले पाए। फरवरी में वो संसद के साल के पहले सत्र में भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वहां पर बैठे बैठे ही भाषण दिया। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि उस वक्त दिल्ली में नेहरू की हेल्थ को लेकर रोज नई नई अफवाहें उड़ती थी। इन्हीं अफवाहों के बीच में इंदिरा गांधी उनकी इनविजिबल सहायक बन गई। वो धीरे धीरे उनके पर्सनल सेक्रेटरी का काम देखने लगी थी। हर मीटिंग, हर यात्रा में वो उनके साथ रहती। स्ट्रोक के बाद नेहरू जी को पढ़ने में दिक्कत होती थी तो वो उनके लिए नोट्स पढ़ा करती थी। इंदिरा गांधी भी देख रही थी कि कैसे उनके मजबूत पिता अब एक सिग्नेचर करने में भी इतनी ताकत लगा रहे हैं। इस बीच नेहरू की तबीयत खराब होने के चलते कांग्रेस के अंदरूनी हलके में और पॉलिटिकल रूप से तनाव बढ़ने लगा था। कई नेताओं को लगा कि नेहरू शायद अब लंबे समय तक पद पर नहीं रह पाएंगे। इससे जाहिर है कि उत्तराधिकार की लड़ाई तेज हो रही थी। इस संकट को कम करने के लिए 1963 में कामराज प्लान को लागू किया गया। इस प्लान के तहत कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने सजेशन दिया कि कुछ सीनियर मंत्रियों को हटाकर पार्टी के काम में लगा दिया जाए ताकि कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिले। ये प्लान, जिसने मुरारजी देसाई और एस के पाटिल जैसे बड़े मंत्रियों को सरकार से बाहर कर दिया, नेहरू को अपनी कैबिनेट को फिर से व्यवस्थित करने का मौका भी दे गया। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तब हुआ जब नेहरू को भुवनेश्वर में स्ट्रोक आने के ठीक बाद 22 जनवरी 1964 को लाल बहादुर शास्त्री को बिना विभाग के मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। शास्त्री जी ने कामराज के प्लान के तहत 1963 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नेहरू ने अपनी कमजोर होती सेहत के बावजूद शास्त्री जैसे शांत स्वभाव और सर्वमान्य नेता को वापस लाकर उत्तराधिकार की लड़ाई को उलझने से रोक दिया। नेहरू ने कामराज के इस विचार को बहुत होशियारी से इस्तेमाल किया। इससे उनके विरोधी शांत भी हुए और देश को एक पॉसिबल उत्तराधिकारी का संकेत भी मिला। इस तरह दोस्तों, तबीयत खराब होने के टाइम पर भी नेहरू अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही ज्यादा राजनीतिक कुशलता से निभाते जा रहे थे। 13 मई को नेहरू और इंदिरा कांग्रेस की एक बैठक में भाग लेने बंबई गए। कांग्रेस की बैठक में उन्होंने एक इमोशनल स्पीच दी, जिसमें उन्होंने अपने आदर्शों और भारत के भविष्य की बात की। उस स्पीच को अगर आप सुने तो लगेगा जैसे कि उन्हें पता था कि उनका अंत अब शायद नजदीक है। उनके दोस्त और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बार कहा था कि नेहरू बहुत ज्यादा सोचते हैं। 22 मई को नेहरू ने 7 महीनों में पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। 38 मिनट तक चली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 से भी ज्यादा पत्रकारों ने हिस्सा लिया। एमजे अकबर नेहरू की जीवनी में लिखते हैं, नेहरू उस समय देखने में तो ठीक लग रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कमजोर हो गई थी। इस दौरान ये सवाल कई बार पूछा गया कि नेहरू के बाद कौन। आखिर में नेहरू को झल्ला कर कहना पड़ा, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं जा रहा। नेहरू के कहते ही सभी पत्रकारों ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अगले दिन नेहरू और उनकी बेटी 3 दिनों के लिए हेलीकॉप्टर से देहरादून गए। 26 मई को वो देहरादून से वापस दिल्ली लौटे। उस दिन भी उन्होंने रोज की तरह फाइलें देखी, लोगों से मिले। उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के एक लेटर का जवाब भी दिया और मंत्रियों के साथ नॉर्मल बातचीत की। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह देश के लिए शायद आखिरी नॉर्मल दिन होगा। फिर आती है दोस्तों 27 मई 1964 की सुबह। इस सुबह ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुबह करीब 6:30 बजे थे जब नेहरू जी को उनके घर 3 मूर्ति भवन में
पीठ में अचानक दर्द हुआ। उनको दर्द था, लेकिन उन्होंने 2 घंटे तक उनके सहायक नत्थू को जगाया नहीं। नत्थू उनके कमरे में ही पास वाले बिस्तर पर लेटे हुए थे। जब नत्थू जागे तो उन्होंने एक सुरक्षाकर्मी को इंदिरा और नेहरू के डॉक्टर बेदी को बुलवाने के लिए भेजा। बेदी जनवरी से ही, जब से नेहरू को पक्षाघात यानी लकवा हुआ था, तब से वो 3 मूर्ति भवन में उनकी देखभाल कर रहे थे। जब इंदिरा और डॉक्टर बेदी कमरे में पहुंचे तो नेहरू थोड़ा सा दिग्भ्रमित दिखाई दिए। उन्होंने उनसे पूछा, माजरा क्या है? इसके बाद कुछ ही क्षणों में नेहरू बेहोश हो गए। जब डॉक्टर बेदी ने उनका पूरा मुआयना किया तो पाया कि नेहरू की बड़ी धमनी एओर्टा फट गई है। इस दौरान इंदिरा गांधी का ब्लड लिया गया ताकि नेहरू को चढ़ाया जा सके। दोनों का ब्लड ग्रुप कॉमन था, लेकिन नेहरू कोमा में चले गए। 27 मई को दोपहर 1:44 पर नेहरू ने आखिरी सांस ली। कोमा में चले जाने के बाद उन्हें फिर दोबारा कभी होश नहीं आया। उस समय इंदिरा गांधी और कृष्ण मेनन उनके साथ थे। पूरी दोपहर और शाम तक वो दोनों नेहरू के पार्थिव शरीर के बगल में बैठे रहे। विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में लिखा, बंबई से दिल्ली की आखिरी फ्लाइट निकल चुकी थी। महाराष्ट्र सरकार के जहाज का इस्तेमाल उस दिन वहां के मुख्यमंत्री कर रहे थे। मैंने राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को फोन किया। उन्होंने मेरे जहाज से दिल्ली आने का इंतजाम किया। जब हम 3 मूर्ति भवन पहुंचे तो वहां शोक मना रहे लोगों की इतनी भीड़ थी कि हमें काफी दूर से ही अपनी कार से नीचे उतरना पड़ा। जल्दी ही यह खबर दोस्तों पूरे देश में आग की तरह फैल गई। ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा हुई, भारत का प्रकाश बुझ गया। अब गौर करिए, ये वही लाइन थी जो गांधी जी की मौत पर नेहरू ने कही थी, और आज यही लाइन उनके लिए इस्तेमाल हो रही थी। दिल्ली में मानो वक्त थम सा गया था। सरकारी ऑफिस, स्कूल, बाजार सब बंद हो गए। लाखों लोग जो उन्हें अपना समझते थे इस खबर से टूट गए। देश में एक गहरा सन्नाटा छा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि नेहरू का जाना एक पूरे युग का अंत है और आगे सब कुछ अनसर्टेन है, अनिश्चित है। उस रात 3 मूर्ति भवन में कोई नहीं सोया और भवन के गेट लोगों के दर्शन के लिए लगातार खुले रहे। इसके बाद नेहरू के पार्थिव शरीर को एक गन कैरेज पर रखा गया। सफेद खादी के कपड़े पहने हुए इंदिरा गांधी और संजय गांधी एक खुली कार पर सवार हुए। चिलचिलाती धूप में दोनों पसीने से तरबतर थे। राजीव अभी तक दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे। यमुना नदी के किनारे 5 मील लंबे रास्ते को तय करने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। सड़क के दोनों ओर अंत्येष्टि स्थल पर करीब 20 लाख लोगों का हुजूम था। एक हेलीकॉप्टर ने उनकी शव यात्रा पर ऊपर से पुष्प वर्षा की। लोग उनकी अर्थियों पर फूल चढ़ा रहे थे। करीब 8000 पुलिसकर्मियों और 6000 सैनिकों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। नेहरू की जीवनी में एमजे अकबर लिखते हैं, इंदिरा आखिरी बार नेहरू के पार्थिव शरीर के पास गई। उन्होंने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और अपने पिता के पैरों के पास चंदन की एक लकड़ी रख दी। नेहरू ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उनकी अंत्येष्टि में किसी भी धार्मिक रीति का पालन ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया गया। अंतिम संस्कार के 13 दिनों के बाद नेहरू की अस्थियों को एक स्पेशल ट्रेन से संगम में प्रवाहित करने के लिए इलाहाबाद ले जाया गया। ट्रेन से आमतौर से 10 घंटे में पूरे हो जाने वाले इस सफर को 25 घंटों में तय किया गया। ट्रेन हर स्टेशन पर रुकी जहां हजारों लोग नेहरू को आखिरी विदाई देने आए थे। इसके आगे की कहानी को सुनने से पहले आपको जानना होगा कि नेहरू की वसीयत में क्या लिखा था। उसके बिना आपको आगे की कहानी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी, उसका एसेंस नहीं पता चलेगा। देखिए, किसी भी लीडर की वसीयत सिर्फ पैसे या प्रॉपर्टी का हिसाब किताब नहीं होती, बल्कि उनके आखिरी विचार यानी फाइनल फिलॉसफी और उनके पूरे जिंदगी का जो तजुर्बा है उसका निचोड़ होती है, कंक्लूजन होती है। जवाहरलाल नेहरू की वसीयत जो उन्होंने अपनी मौत से बहुत पहले 21 जून 1954 को लिखी थी, उनकी सादगी और देश के लिए उनके प्यार को दिखाती है। ये वसीयत उनकी प्रसिद्ध किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के विचारों का अगला पन्ना थी। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में कोई बड़ा स्मारक बनाने या बड़ी विरासत छोड़ने की बात नहीं की। उनका पूरा ध्यान अपने शरीर के अंतिम संस्कार और राख के साथ क्या करना है इस पर था। उनकी वसीयत का वो हिस्सा जो आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है, वो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। मैं पढ़ता हूँ क्या लिख रहे थे, जब मैं मरूं तो मेरी बॉडी को जला दिया जाए, अगर विदेश में मरूं तो वहीं जलाकर मेरी राख दिल्ली भेजी जाए। मेरी राख का एक मुट्ठी हिस्सा गंगा में मिला दिया जाए, बाकी हिस्से का क्या करना है उसके लिए मेरा निर्देश है कि उसे हवाई जहाज में बहुत ऊंचाई पर ले जाकर भारत के उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं, ताकि वो धूल और मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अटूट हिस्सा बन जाए। इस वसीयत में उनका जो राष्ट्रवाद है किसी भाषण की तरह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे पर्सनल लगाव के रूप में झलकता है। उन्होंने गंगा को क्यों चुना?
क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ ये एक नदी नहीं थी, बल्कि भारत की पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक थी। उन्होंने साफ किया कि वो धार्मिक समारोह या कर्मकांड में विश्वास नहीं करते। ये चुनाव केवल सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए था, ये उनकी सादगी थी। इतिहासकार एस गोपाल और रामचंद्र गुहा दोनों मानते हैं कि नेहरू जी मौत को लेकर हमेशा एक दार्शनिक नजरिया रखते थे। वसीयत की ये जो लैंग्वेज है बताती है कि उन्होंने मौत को पावर का एंड नहीं, बल्कि नेचर और देश के साथ विलय के तौर पर देखा। नेहरू की ये वसीयत एक जोरदार मैसेज देती है कि लीडरशिप का मतलब खुद को देश की मिट्टी से ऊपर उठाना नहीं, बल्कि उसी में पूरी तरह से घुल मिल जाना है। उन्होंने एक फिजिकल लेगेसी की जगह सोच और विचारधारा, आइडियोलॉजिकल लेगेसी छोड़ने पर ध्यान दिया। आज के टाइम में जब हम इस वसीयत को देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या आज के लीडर भी ऐसी सादगी और देश के साथ ऐसा गहरा इमोशनल कनेक्शन रख पाते हैं। नेहरू ने अपनी वसीयत से बताया कि एक लीडर की सबसे बड़ी दौलत उसका देश होता है, ना कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, ना उसका कोई स्मारक। उनकी वसीयत का सम्मान करने के लिए ही उनकी अस्थियों को हवाई जहाज से भारत के राज्य में गिराया गया। कश्मीर में इंदिरा गांधी उन अस्थियों को खुद लेकर गई। श्रीनगर में वो एक छोटे विमान पर चढ़ी और भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी के.एन. शास्त्री की मदद से उन्होंने उस धरती पर वो सारी अस्थियां बिखेर दी जहां नेहरू के पूर्वजों का जन्म हुआ था और जिसको नेहरू बहुत प्यार करते थे। इस तरह दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की कहानी सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं है, ये एक इंसान की ज़बरदस्त लड़ाई है जिसने दुनिया को बदल दिया। चीन से हार का दर्द सहा और बीमार होकर भी काम नहीं छोड़ा। वो एक विरोधाभासी व्यक्ति थे। एक तरफ दुनिया में शांति की बात करते थे तो दूसरी तरफ कमजोर सैन्य नीति की आलोचना सुनते थे, उसका जवाब भी देते थे। वो मॉडर्न सोच वाले थे, मगर गंगा की मिट्टी में मिलना चाहते थे। उनकी वसीयत आज भी हमें याद दिलाती है एक युग को बनाने वाले व्यक्ति के रूप में। आखिर में बस अपने देश की मिट्टी में मिल जाना चाहता था ये व्यक्ति जिसका आज जन्मदिन है। दोस्तों, ये था नेहरू के अंतिम दिनों का इतिहास, किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, तमाम कहानियों से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।